नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं थोड़ा-सा 1-2 दिन पिछले दिनों थोड़ी तबीयत सही नहीं होने के कारण वीडियो डाल नहीं पाया। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो हम लोगों ने जैसे कि शुरू की क्लास में, पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमें ज्योग्राफ़ी किस टाइप से पढ़ना है। तो हम जियोग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक वर्ल्ड जियोग्राफी, दूसरा है इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हमने आपको बताया था कि हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर की मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लिथोस्फीयर में हम आपको वही चीज़ बताएँगे, एक-एक कॉन्टिनेंट को उठाएँगे और उनकी जो भी विशेषताएँ हैं, जो भी इम्पोर्टेंस है, हर कॉन्टिनेंट का हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे आपका 50 या 60% आपका जियोग्राफी कवर हो जाएगा। बाकी बचेगा 40%, वो थ्योरी में हम लोग पढ़ लिए हैं या पढ़ेंगे आगे। तो लिथोस्फीयर खत्म हो चुका है। अब हमें पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आपकी सबसे पहला टॉपिक है ओशियनिक करंट, महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं को हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं महासागरीय धाराओं को पढ़ने के बारे में। तो महासागरीय धाराएं हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, यानी महासागरीय धाराओं को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जितने भी आपके जल संधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जल संधियों के पढ़ने के बाद कुछ आइलैंड्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और कुछ वो सागर हैं उनके बारे में हमें जान लेना है, कौन से सागर कहाँ पे हैं। हो सकता है कि कभी कभार पूछ लिया जाए। बाकी और ओशियनिक आपका हाइड्रोस्फीयर में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ओशन है, आप लोग देख रहे होंगे, इसे हम लोग कहते हैं अटलांटिक ओशन। ये है हमारा पैसिफिक ओशन और ये है हमारा इंडियन ओशन। इन्हीं तीनों महासागरों में से आपको कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपके एग्जाम में हैं। जैसे कौन सी धाराएं कहाँ चलती हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी धाराएं गर्म धाराएं हैं, कौन सी धाराएं ठंडी धाराएं हैं। ठीक है ना? तो ये इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। यानी आपको पता है कि ये जो लाइन गई हुई है, ये लाइन है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर। आखिर सवाल उठता है कि धाराएं जन्म कहाँ से लेती हैं? महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो जन्म कैसे लेती हैं? तो पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बचपने में खेले होंगे, बाल्टी में पानी डाल देते हैं और पानी को हाथ से ऐसे घुमाते हैं कस के, तो पानी चारों तरफ घूमने लगता है। बाल्टी के चारों तरफ पानी घूमने लगता है और बीच में गहराई और किनारे किनारे पानी ऊपर उठ जाता है। पहली बात तो ये कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, और उसके साथ जल की धाराएं भी उसी के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। पहला रीजन। दूसरा ये हुआ कि जब हम लोग देखते हैं कि जब सागर के किसी भी क्षेत्र में सूर्यातप इंसोलेशन ज्यादा होता है, यानी सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं जहां पर, तो उस पर्टिकुलर एरिए का सागर का पानी कुछ वाष्पीकरण के कारण ऊपर उठता है। और वाष्पीकरण के कारण जब ऊपर उठेगा पानी भाप बनकर, तो उसमें हल्की फुल्की सैलिनिटी बढ़ती है, यानी बढ़ता है क्या? खारापन। खारापन जब बढ़ता है तो जिस पानी में खारापन ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व तो ज्यादा होता है। जब माना कि सूर्य यहां चमक रहा है, इस सागर का पानी खारापन बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, तो और इस तरफ वाले पानी की अपेक्षा ये भारी हो जाएगा। भारी होगा तो ये तली में बैठेगा। तली में बैठेगा तो इस एरिए के पानी का जो स्पेस खाली होगा, उनका स्पेस लेने के लिए इधर से पानी का प्रवाह धीरे धीरे इधर आने लगेगा। यानी एक दूसरा कारण हो गया। ठीक? यानी ये दो मेन रीजन हैं महासागरीय धाराओं के चलने का। तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल के साइड इस तरफ और साउथ पोल के साइड सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं। सूर्य की किरणें पड़ती हैं 23.5 नॉर्थ
और 23.5 साउथ, यानी इन्हीं के बीच में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं। जब यहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो ठंडी हवा धाराएं इसका स्थान लेने के इधर आएंगी और इसका स्थान लेने के इधर आएंगी, ठीक। और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, आप लोग देखिएगा, कभी ध्यान देके मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाल्टी में पानी ले रहे हैं, अब पानी को ऐसे उठा के आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पानी जो है क्लॉकवाइज आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। पानी जो है क्लॉकवाइज, एक प्रयोग जरूर करिएगा आप लोग कि जब आप बाल्टी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पानी क्लॉकवाइज चलता दिखाई देगा। यही कारण है कि महासागरीय धाराएं हमेशा इस तरफ चलती हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट। कहां पर? इक्वेटर पर। अब इक्वेटर पर क्यों चलती हैं? क्योंकि इक्वेटर पर जो धाराएं होती हैं, यानी यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू सबसे कम होती है। यहां पर ग्रेविटी सबसे कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं ग्रेविटी बढ़ने लगती है, ठीक। तो हमें ये देखना है कि ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण ये हवाएं, यानी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्लॉकवाइज धाराएं ऐसे चलती रहती हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं, यानी ये है आपका 0 डिग्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और ये है 23.5। फिलहाल इनका नॉर्थ, इनकी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जब ये धाराएं चलती हैं, अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो गर्म धाराएं होंगी मैं उसको रेड पेन से, और जो ठंडी धाराएं होंगी उनको मैं ब्लू पेन से डिनोट करूंगा, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो अब अटलांटिक ओशन की धाराओं को हमें पढ़ना है, तो हम अटलांटिक को 2 पार्ट में बांटेंगे, एक नॉर्थ अटलांटिक करंट और दूसरा हो जाएगा साउथ अटलांटिक करंट, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। और कुछ ऐसा है आपका ये, कुछ ऐसा है आपका ये ग्रीनलैंड और एक और आइलैंड है, तो ये है। अब हम देखेंगे कि पहले हम लोग नॉर्थ अटलांटिक की महासागरी की धाराओं को देखेंगे। तो यहां से हमने देखा कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है पृथ्वी, तो यहां से धाराएं जन्म लेती हैं, आगे बढ़ती हैं, और इसे हम लोग कह देंगे विषुवत रेखीय, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। यानी अगर इसको हम 1 नंबर दे दें तो इधर देखते हैं, अब फिर कुछ धाराएं इसकी कैरिबियन ओशन से आगे बढ़ती हैं और कुछ धाराएं ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज से टकराकर आगे बढ़ जाती हैं। यानी ये कैरिबियन आइलैंड है जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, ये कैरिबियन आइलैंड है। कैरिबियन आइलैंड जो है, इनसे कुछ धाराएं टकरा के उत्तर की तरफ घूम जाती हैं और कुछ पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती हैं, और यहाँ फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये घूमते घूमते फ्लोरिडा की तट से आकर मिल जाती हैं, फिर उसी में, और फिर ये आगे बढ़ने लगती हैं। अब इनको अगर हम नंबर दे दें तो ये दूसरी धारा हो जाएगी, ये हो जाएगी तीसरी धारा, और यहां पे हो जाएगी ये चौथी धारा, ठीक। अब यहां से ये धाराएं आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये टकराती हैं एक ठंडी धारा से। ये इधर से एक धारा आती है ठंडी धारा, अभी हम सबका नाम बताते हैं। और जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो एक टाइप का एल्गी, शैवाल जन्म लेता है, जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन मछलियों का पनीर होता है, समझ लो। पनीर सबको पसंद होता है, हम लोगों को भी, ठीक। तो मछलियों का ये पनीर होता है, पिज्जा होता है, यानी जिसको जो पसंद हो खाने में वो समझ लीजिए कि वो मछलियों का क्या होता है, पिज्जा, पनीर, जो भी आप समझिए।
अब हुआ क्या कि जहां पे ठंडी और गर्म धाराएं मिली एक दूसरे से, तो ठंडी और गर्म से वो बन गई क्या, एक ऐसा शैवाल जन्म लेता है जहां पे जिनको खाने के लिए मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं, बहुत आती हैं। और जब मछलियां खाने के लिए आती हैं तो यहीं पर उनका शिकार भी कर लिया जाता है। यानी मछली पकड़ने का सबसे सुरक्षित एरिया जहां पे सबसे ज्यादा मछलियां मिलती हैं, वो इस बैंक पर, यानी वाशिंगटन के डीसी, यहीं पे आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यूएसए का कैपिटल है, जो यहाँ पे मिलता है। ठीक, अब यही धाराएं एक दूसरे से टकराई और फिर एक धारा आगे बढ़ती गई इस तरफ और सीधा नॉर्वे के उत्तर निकल गई, और एक इसी की धारा इस आइलैंड के बीच से निकल जाती है, और दूसरी धारा इंग्लैंड के बीच से होते हुए, ये आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बीच से होते हुए ये नॉर्थ सी से होते हुए आ जाती है स्पेन के तट पर। ठीक, अब यहाँ पे ये जो धारा आएगी वो ठंडी धारा हो जाएगी, और ठंडी धारा होके सीधा चली आती है विषुवत रेखा के पास, और विषुवत रेखा के पास आकर फिर इसी रेखा में, फिर इसी में मिल जाती है। ठीक, तो अब पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं और मैं बता दूं कि कौन कौन सी धारा है। तो आपका ये जो धाराएं हैं, फोर्थ हो गई, फोर्थ, ये फिफ्थ हो जाएगी, ये हो जाएगी फोर्थ धारा, चौथी, ये हो गई पांचवी धारा, ये हो गई छठी धारा, ये हो गई छठी धारा, और ये हो गई सातवीं धारा, ये हो गया आठवीं धारा, आठवीं धारा हो गई, और ये हो गई आपकी नौवीं धारा, ये हो गई नौवीं धारा, और 10वीं धारा ये हो गई। ये ब्लू कलर से कर दे रहा हूं जिससे आपको पता चले, ये 10वीं धारा। अब पहले एक एक करके हम लोग नाम नोट कर लेते हैं। तो पहली धारा जो है उसे हमने क्या कहा, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, जो गर्म धारा है। दूसरी को हमने कहा एंटिलीज करंट, एंटिलीज धारा। एंटिलीज नाम किससे पड़ा, इसको ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है, इसको लेसर एंटिलीज कहा जाता है। किसका, कैरिबियन आइलैंड का। तो उसके नाम पे ये दूसरी धारा जो पड़ी उसे हमने कह दिया एंटिलीज धारा। ठीक, तीसरा जो हमारा था उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, कैरिबियन, क्योंकि कैरिबियन ओशन में ये चल रही है तो इसे हमने कह दिया कैरिबियन धारा। चौथी जो हुई फ्लोरिडा के तट पर चल रही है, इसलिए फ्लोरिडा की करंट कह देते हैं इसे। अब एंटिलीज और फ्लोरिडा की धारा जब मिलती हैं तो पांचवी धारा बन जाती है गल्फ स्ट्रीम धारा। कौन सी धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। अब ये गल्फ स्ट्रीम धारा जो है इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। तो यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम को, क्योंकि ये गर्म होती है, तो जब ये यूरोप के तट पर पहुंचती तो यहाँ के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा गर्म कर देती है, क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया साल के 12 महीने ठंडी ज्यादा पड़ती है, यानी टैगा और टुंड्रा वाले प्रदेशों में यहाँ पे ठंडी रहती है। तो ठंडी वाले क्षेत्रों को ये गर्म कर देती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है यूरोप का कंबल। किसको, गल्फ स्ट्रीम को। अब सवाल ये उठता है कि अभी हमने बताया गल्फ स्ट्रीम धारा किन दो धाराओं से मिलकर बनती है, तो कौन कौन सा होगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको कि कौन सी धारा थी फोर्थ, फ्लोरिडा की धारा, और दूसरी धारा कौन सी थी, एंटिलीज करंट। यानी एंटिलीज करंट और फ्लोरिडा की धारा मिलकर गल्फ स्ट्रीम धारा बनाती है। ठीक, अब गल्फ स्ट्रीम धारा टकराती है, कौन सी धारा आई टकराई, इसे कह दिया गया नॉर्वे, एक सेकेंड, यानी गल्फ स्ट्रीम से टकराई लेब्राडोर धारा। ये सिक्स्थ जो है लेब्राडोर धारा है,
6 को हम लोग 6 जो है लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर धारा ये ठंडी धारा है, यानी कोल्ड करंट, यानी 6th और 10th आपका जो है, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, 6 नंबर जो है इसको ग्रीन ब्लू से कर दे रहा हूं, यानी 6 नंबर की धारा और 10 नंबर की धारा इसमें ठंडी धारा है, बाकी सारी धाराएं गर्म धाराएं हैं। तो लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा जब टकराती है तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है मछलियों का पनीर, यानी फाइटोप्लैंक्टन शैवाल जन्म लेता है, जहां से मछलियां खाने के लिए आती हैं। अब आगे चल के ये 3 शाखाओं में बट जाती है। 7वीं बन जाती है इरमिंगर धारा, 7वीं बन जाती है इरमिंगर धारा, 8वीं बन जाती है, क्योंकि नॉर्वे देश है ये, नॉर्वे, स्वीडन, ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, इधर फिनलैंड है, ठीक। तो नॉर्वे स्वीडन को मिलाकर स्कैंडिनेविया बोला जाता है, नॉर्वे देश और स्वीडन देश को मिलाकर स्कैंडिनेविया बोला जाता है। और इसमें फिनलैंड अगर मिल जाता है तो इसे फेनो स्कैंडिनेविया कहा जाता है। तीनों देशों का एक समूह है, पहले 2 देश हैं यानी नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन मिलता है तो उसे हम लोग स्कैंडिनेविया कहते हैं, लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड अगर मिल जाता है तो उसे स्कैंडिनेविया कहा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं 8वीं धारा को हमने, यानी 7th धारा को हमने कहा इरमिंगर धारा, 8वीं धारा को हमने कहा नॉर्वे की धारा, 9वीं धारा थी रेनेल, रेनेल धारा, रेनेल नॉर्वे की धारा, इरमिंगर धारा, इरमिंगर धारा, और 10वीं है कनारी धारा, 10वीं है कनारी धारा। यानी कनारी धारा और लेब्राडोर धारा जो 2 धाराएं हैं वो आपकी ठंडी धाराएं हैं, बाकी सारी की सारी क्या हैं, गर्म धाराएं हैं। कहां की, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। अब जैसे जैसे ये हवाएं, ये धाराएं चलती हैं, कुछ धाराएं डायरेक्ट ऐसे जाकर ऐसे घूम जाती हैं, तो इधर से उत्तर की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की तरफ से आने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं यहां से, और जो उत्तर की तरफ धाराएं जाएं वो ठंडी धारा, गर्म धाराएं होती हैं। यानी एक सर्कल बन जाता है, जैसे जैसे ये धाराएं ऐसे चलती रहती साल के 12 महीने, तो एक साइकिल बन जाता है। साइकिल किसका बन गया, गर्म धाराओं और ठंडी धाराओं का। तो गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जब मिलती हैं तो एक प्रकार का शैवाल, अभी हमने कहा यहां पर तो फाइटोप्लैंक्टन बन रहा था, लेकिन इस इतने क्षेत्र में एक और शैवाल जन्म लेता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लेना। पहली बात तो गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से क्या बनता है फाइटोप्लैंक्टन। दूसरा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो एक प्रकार का और शैवाल बनता है जिसे हम लोग सारगैसम शैवाल कहते हैं। सारगैसम, इसे हम यहां लिख दे रहे हैं, सारगैसम। तो सारगैसम शैवाल बनने के कारण इस पूरे सागर को, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसे हम लोग सारगैसम सी कह देते हैं। सारगैसम सी यानी सारगैसम सागर। किस नाम से पड़ा सारगैसम सागर, तो सारगैसम नामक शैवाल के कारण इसे क्या किया जाता है, सारगैसम सी कहा जाता है। और यहां भी वही हाल है कि मछलियां क्या होती हैं, पकड़ी जाती हैं। तो उत्तरी अटलांटिक में ये सारगैसम सी जो है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि क्या आता है क्वेश्चन
तो सार्गैसम सी से कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोग इसको हल्के में मत लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जिसमें जितनी भी सागर आपको, जितने भी आपकी धाराएं हैं, 10 धाराएं इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। इनमें से लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, यानी सब हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से आप लोग नोट कर लीजिए कि जो पहली धारा थी उसे हमने कहा उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। दूसरे को यानी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। दूसरे को हमने कहा एंटिलीज धारा, एंटिलीज करंट। तीसरे को हमने कहा कैरिबियन करंट, नोट करते चलिएगा। चौथे को हमने कहा गल्फ फ्लोरिडा करंट, यानी फ्लोरिडा तट की धारा। पांचवें को हमने कहा गल्फ स्ट्रीम। छठवें को हमने कहा लेब्राडोर धारा। सातवें को हमने कहा इरमिंगर धारा। आठवें को हमने कहा नॉर्वे की धारा। नौवें को हमने कहा रेनेल की धारा और 10वें को कनारी की धारा। तो ये हो गई आपकी कौन सी धाराएं, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की धाराएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउथ अटलांटिक ओशन की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। वो ज्यादा नहीं है, इसमें कम से कम 5-6 धाराएं हैं। वो मैं सोच रहा था कि इसी क्लास में कंटिन्यू कर दूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड यानी पढ़ ही लेते हैं। दक्षिणी अटलांटिक की 5-6 करंट हैं ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है ये नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट थी, यानी उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। और ये हो जाएगी पहला नंबर दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। और ये आपका देश है ब्राजील, तो ब्राजील के नाम से ब्राजीलियन करंट हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा ब्राजील की धारा। तीसरा हो जाएगा, ये एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड। तो फॉकलैंड द्वीप है, तो फॉकलैंड द्वीप इसे कहा जाता है फॉकलैंड द्वीप। तो फॉकलैंड द्वीप जो है इस पर है अर्जेंटीना के पास, लेकिन अर्जेंटीना के पास है, लेकिन कब्जा इस पर किसका है, इंग्लैंड का। तो इसके कारण इसका नाम पड़ जाता है फॉकलैंड धारा। और फिर यहां से ये धारा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 धाराएं और चल रही होती हैं जो पछुआ पवनों के साथ बहती हैं। 3 धाराएं मिलती हैं जो पछुआ पवनों के साथ आवाज करती हुई चलती हैं धाराएं। तो उनको कहा गया है 40 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा जो चलती है हवाएं, उन्हें हम लोग कहते हैं गरजती चालीसा। यानी 40 डिग्री अक्षांश के सहारे, 40 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश के सहारे जो धाराएं हवा के साथ टकरा के चलती हैं उन्हें कहा जाता है गरजती चालीसा। गरजती चालीसा बोला जाता है। और 50 डिग्री पे जो चलता है उसे हम लोग प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पे जो चलती हैं उन्हें चीखती साठा कहा जाता है। यानी अगर हम इनको आपको दिखाएं यहां पर, तो 40 डिग्री अक्षांश पे, 40 डिग्री अक्षांश पे जो चलती हैं गरजती चालीसा, गरजती चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री अक्षांश पे जो चलती हैं प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पे जो चलती हैं चीखती साठा कहा जाता है। यानी ये क्यों चीखती गरजती प्रचंड क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि ये धाराएं हवा के साथ टकरा के बहुत तेजी से आवाज करती हैं। तेजी से आवाज करने के कारण ही इन्हें कहा गया है गरजती चालीसा, प्रचंड 50 और चीखती साठा। अब फॉकलैंड धारा जब आगे बढ़ती है, यानी इसे हमने कह दिया यहां की धारा को तीसरे नंबर की धारा, जिसे हमने कह दिया फॉकलैंड धारा। और चौथी धारा पश्चिमी पवन प्रवाह, यानी इस प्रवाह के साथ मिलकर इसे हम कह देते हैं चौथी धारा।
पश्चिमी पवन प्रवाह और फिर ये अफ्रीका के तट से टकराकर यहाँ पे पांचवी धारा का जन्म होता है जिसे हम लोग बेंगुला की धारा कहते हैं और फिर ये आगे बढ़ती है तो ये गिनी के तट से टकराकर फिर उसी में मिल जाती है तो ये 6 हो जाएगा गिनी की धारा। यानी पहली हो गई दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, दूसरी ब्राजीलियन करंट, तीसरी हो गई फॉकलैंड की धारा, चौथी पश्चिमी पवन प्रवाह और पांचवी बेंगुला की धारा, छठवीं हो गई गिनी तट की धारा। ठीक, तो ये आपकी उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की सारी धाराएं हो गई। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी ये धाराएं जो है ठंडी धाराएं हैं, ये धाराएं जो है गर्म धाराएं हैं। ठीक, तो एक बार जल्दी से नोट कर लेते हैं कि पहली जो है वो कहते हैं उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, दूसरी हो गई ब्राजीलियन धारा, तीसरी हो गई फॉकलैंड धारा, ये यहां तक ये धाराएं क्या हैं, गर्म हैं, हॉट हैं, यानी H लिख दे रहे हैं इनके सामने। अब जो पांचवी धारा है पश्चिमी पवन प्रवाह, ये ठंडी धारा हो जाएगी। फोर्थ धारा जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, ये हो जाएगी ठंडी धारा। फिर पांचवी हो जाएगी आपकी बेंगुला की धारा, बेंगुला धारा, और छठी हो जाएगी गिनी तट की धारा या गिनी धारा। तो ये तीन धाराएं गर्म और तीन धाराएं ठंडी आपकी यहां पे मिलेंगी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन आते भी हैं इनसे। तो सॉर्गैसम सी और फाइटोप्लैंक्टन जैसे मुद्दों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पैसिफिक ओशन की करंट की धाराओं को हम लोग मिलकर पढ़ेंगे और जानेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।